तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं हम लोग, अब हम लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। मैंने कल आपको बताया कि भारत के संविधान में 22 भाग हैं, 22 चैप्टर्स हैं और इन 22 चैप्टर्स में 395 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा 12 हैं शेड्यूल्स। तो अब हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे और जो जरूरी चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला पार्ट छोटा है, इसमें केवल 4 आर्टिकल आते हैं, इसलिए चारों को डिस्कस करना पड़ेगा और चारों इंपॉर्टेंट भी हैं। मैंने आपको एक दिन यह भी कहा था कि मुझे 100 आर्टिकल कम से कम याद चाहिए, जिनमें 1 to 51 एज इट इज। तो ध्यान रहे 1 to 51 तो हम लोग अभी एज इट इज पढ़ेंगे, यानी कि 4 पार्ट्स हम लोग एज इट इज पढ़ेंगे, उसमें कहीं कोई संशोधन वाला काम नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पार्ट नंबर 1। यह है भाग 1, जिसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये चैप्टर का नाम है, हिंदी में इसको कहते हैं संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल्स इसमें आते हैं 1 से लेकर के 4 तक। और इस प्रोसेस को कहते हैं ड्राफ्टिंग। मैं आर्टिकल आपसे बाद में सुनूंगा, मैं ड्राफ्टिंग आपसे पहले सुनूंगा। और जब भी मैं कहूंगा ड्राफ्टिंग तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे पार्ट नंबर 1, नाम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इसमें आते हैं आर्टिकल नंबर 1 to 4। ठीक, सबसे पहले लिखिए आर्टिकल नंबर 1 और यहीं से शुरू हो जाता है हमारा डिस्कशन। आर्टिकल नंबर 1 में आप लिखेंगे इंडिया एज भारत shall be the union of states। इंडिया, जिसे भारत भी कहा जाता है, राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया एज भारत shall be the union of states। यूनियन ऑफ स्टेट्स को अंडरलाइन करेंगे आप। राज्यों का संघ अंडरलाइन करेंगे आप। और यही है संविधान का सार। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है, भारत क्या है। न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, इंडिया इज, और ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, आप टिक करेंगे। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या बला है, इस आधार पर हमें अपने देश को भी समझना है और देश के अंदर जो दर्जनों विवाद हैं उनको भी समझना है। संघ किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए संयुक्त किसे कहते हैं आपको सब समझना पड़ेगा। 3 देश हैं दुनिया में, वैसे तो बहुत सारे देश हैं, मैं उदाहरण के तौर पे केवल 3 ले रहा हूं। एक कंट्री यूएसए, एक कंट्री यूके और एक कंट्री यूएई। तीनों देशों के बारे में आप लोग जानते हैं। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम और यूएई का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तीनों में कॉमन है यू, और यू का मतलब है यूनाइटेड। हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त। जैसे आप लोग सुनते आ रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड का मतलब क्या है। यूनाइटेड का अर्थ है जोड़ जोड़ कर बनाया गया, टू यूनाइट। अमेरिका 50 राज्यों का एक समूह है, ग्रुप ऑफ 50 स्टेट्स। जब अंग्रेजों का शासन था यूएसए में तो उन्होंने 13 कॉलोनीज बनाई थी, केवल 13। और ये 13 सब अटलांटिक ओशन के किनारे किनारे पर हैं, ऊपर से नीचे तक। आप लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में खूब पढ़ा है। तो जब आजाद हुआ ये, तो इन 13 ने आपस में डिसाइड किया कि 2 रास्ते हैं हमारे पास। 13 अलग अलग कॉलोनीज हैं, 13 अलग अलग उपनिवेश हैं, जाओ 13 अलग मुल्क बना लो। क्योंकि एक देश के रूप में अमेरिका का कोई अस्तित्व था ही नहीं, ना भारत का था जब तक संविधान नहीं बना। तो या तो आप 13 अलग अलग मुल्क बना लीजिए, या हम लोग आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं और एक क्लब बना लेते हैं, एक यूनियन बना लेते हैं। और लोग भी इसमें जुड़ने लगे।
तो जब अमेरिका का संविधान लिखा गया तो अमेरिका के संविधान के अनुसार कुल 50 राज्य होने थे वहां पे। 13 पहले से थे, बाकी आकर के जुड़े और एक यूनाइटेड इन्होंने कॉन्सेप्ट अपनाया और जाकर के बना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अमेरिका देश जो है उसमें केवल 48 राज्य हैं, 48, 2 कम हैं, होने 50 थे। तो एक फिर इन्होंने रशिया से परचेज किया अलास्का, और एक इनका पुराना नेवल बेस पड़ा था हवाई आइलैंड्स, उसको 50वां राज्य बनाया। तो आप देखते हैं कि वो जो ग्रुप है यूएसए, उसके बाहर भी 2 स्टेट्स हैं। जब चाहे तब ये 50 राज्य अलग हो सकते हैं, जब चाहे तब इनमें आपस में एग्रीमेंट है। और अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो अमेरिका की केवल 3 ही बातों का ध्यान रखता है, फॉरेन, डिफेंस, फाइनेंस। बस अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां की जनता ने 3 कामों के लिए चुना है, फॉरेन, डिफेंस, फाइनेंस, बस। बाकी हर राज्य का कानून अलग, हर राज्य का संविधान अलग, हर राज्य की सिटीजनशिप अलग, हर राज्य का कोर्ट अलग, हर राज्य का ड्राइविंग लाइसेंस अलग। अगर आपको कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा जाना है तो वीजा चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? नहीं। तो अमेरिका का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप यूनाइटेड क्या है इसको समझ सकें। आगे बात समझ में। दूसरा एग्जांपल है यूके, यूनाइटेड किंगडम। जैसे ही लग गया किंगडम तो तुरंत समझ जाइए मोनार्की। यहां पे राजा का शासन है। 3 देश हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम में 3 देश आते हैं, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड। और तीनों का जो सम्राट है वो जिसके सर पे मुकुट है इस समय क्वीन एलिजाबेथ। तीनों की ज्वाइंट कैपिटल है लंदन, जबकि तीनों की अलग अलग कैपिटल्स भी हैं। आयरलैंड डबलिन, स्कॉटलैंड ग्लासगो और इंग्लैंड लंदन। अब ये ग्रुप में क्यों आए, ये यूनाइट क्यों हुए? क्योंकि इनको पूरी दुनिया में शासन करना था। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई तब ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो यहां पे भी देखिए यूनाइटेड का मतलब आप क्लियर हो गया। अच्छा, जैसे यहां पे 50 राज्यों में एग्रीमेंट है तो वैसे यहां पे भी तो तीनों देशों में एग्रीमेंट होगा। बिल्कुल एग्रीमेंट है। और कभी कोई अगर बहक गया तो गड़बड़ भी हो जाएगा। तो क्या यूनाइटेड किंगडम में कोई बहका हुआ है? जी हां, स्कॉटलैंड बहका हुआ है, बार बार कहता है हमको अलग होना है। रेफरेंडम हुआ लेकिन 54 और 46 और 54 से वो हार गए। 46% वोट मिले उनको, 51 मिल जाते तो अलग हो जाते। वो एक अलग कहानी है। फिर आते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स का मतलब सुल्तान का एम्पायर। सुल्तान का शासन जहां पे होता है उसको सल्तनत कहते हैं। तो 7 छोटी छोटी सल्तनतें थी, दुबई, शारजहां, अबू धाबी, ये सब सुना होगा। फिर इन लोगों ने कहा कि यार अलग अलग रह के क्या करोगे, टूरिस्ट इकोनॉमी है हमारी, तेल बेचना है हमको। तो ये एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। तो इन लोगों ने बनाया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि अरबी जितनी सल्तनतें हैं सब एक हो गई, 7। तो इस यूनाइटेड में 7 मेंबर, इसमें 3 मेंबर, इसमें 50 मेंबर। यूनाइटेड क्या होता है आपको बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से क्लियर। और यहां का जो प्रेसिडेंट होगा, सल्तनत का खलीफा होगा, यूनाइटेड किंगडम का राजा होगा, वो केवल कॉमन इंटरेस्ट की बात करेगा, बाकी सब अपना अपना देखो। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है? नहीं। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि यूनियन क्या है। यूनियन होने की 3 शर्तें हैं। अगर आप 3 शर्तों को पूरा करते हैं देन यू विल बी कंसीडर एज यूनियन। देखिए 3 शर्तें क्या हैं। सबसे पहली शर्त, बॉर्डर्स शुड बी सील्ड। बॉर्डर कहीं खुले नहीं होने चाहिए। तो एक ऐसा गोला जिसकी सीमाएं बंधी हुई हैं, यह यूनियन होने की पहली शर्त है। तो क्या भारत की सीमाएं बंधी हुई हैं? जी हां, भारत की सीमाएं बंधी हुई हैं। अगर इंडिया का मैप ड्रॉ करने के दौरान मेरा मार्कर उठ जाए तो समझ लेना कि सीमाएं खुली हुई हैं, नहीं उठेगा ये। यहां से शुरू करेंगे, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का चक्कर लगाते हुए अपने देश का नक्शा हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सीमाओं को चेक करिए, कहीं पे ओपन है? नहीं। तो बॉर्डर्स शुड बी सील्ड, ये पहली शर्त है।
अमेरिका के बॉर्डर सील हैं क्या? एक अलास्का अलग है, एक हवाई आइलैंड पैसिफिक ओशन के अंदर है। ब्रिटेन के बॉर्डर सील हैं क्या? आयरलैंड अलग, स्कॉटलैंड अलग, इंग्लैंड अलग है। एमिरेट्स के बॉर्डर सील हैं क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल ही अलग अलग है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, बॉर्डर सील है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, सभी स्टेट्स सीमाओं के अंदर होने चाहिए। अगर कोई भी स्टेट सीमा के बाहर चला गया तो फिर आप यूनियन नहीं है। तो इंडिया में देखिए, क्या सारे स्टेट्स आपको बॉर्डर के अंदर नजर आते हैं? बिल्कुल अंदर नजर आते हैं। और तीसरी शर्त है कि जो मैक्सिमम पावर है, जो सर्वाधिक शक्तियां हैं, वो केंद्र के पास होनी चाहिए। कम से कम 50% पावर केंद्र के पास होनी चाहिए और फिर बाकी पावर जो है वो स्टेट्स के पास होनी चाहिए। तो क्या भारत में ऐसा है? दिल्ली सबसे मजबूत है। तो इस तरीके से हम यूनियन बन जाते हैं। ये तो इसका टेक्निकल फॉर्मूला हो गया। आम बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग कह सकते हैं कि यूनियन एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई मुल्क कभी टूटा ही ना हो। हम हमेशा से ऐसे थे, हमने किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं किया। क्या भारत में अलग अलग सिटीजनशिप हो सकती है? कभी नहीं। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा करने के लिए कोई रोक सकता है क्या? कभी नहीं। आपकी सरकार जो है केंद्र में, वो आपके कॉमन इंटरेस्ट का ध्यान रखती है या आपकी हर जरूरत का ध्यान रखती है? इवन राशन तक आपको देती है लॉकडाउन की स्थिति में। तो ये यूनियन की क्वालिटीज होती हैं। लेकिन इस यूनियन को बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। अंग्रेज नहीं चाहते थे हम यूनियन बने, उन्हें तो कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था कि हम भी यूनाइटेड बने। और पहले एक पाकिस्तान टूट के अलग हुआ, समय के साथ साथ कुछ ना कुछ टूटता ही रहे और एक दिन हिंदुस्तान खत्म हो जाए। इसीलिए वी हैव टू थैंकफुल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने इस देश को एक महान संविधान दिया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम विश्व के सबसे मजबूत संघ हैं। कोई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो भारत में 3 तरीके से शासन था अंग्रेजों का। एक तो डायरेक्ट रूलिंग, जिसमें वायसराय था देश में। दूसरा रूलिंग थ्रू प्रिंसली स्टेट्स, सहायक संधि थी ना राज्य रजवाड़ों के साथ। और तीसरा आइलैंड्स के ऊपर रूलिंग। तो ये जो हिंदुस्तान का नक्शा है, इसमें 565 देशी रियासतें थी। इस तरीके से एक हिंदुस्तान के अंदर 565 हिंदुस्तान थे। और सभी को यह छूट थी कि जब संविधान बने तो अगर वो चाहें तो संघ में शामिल हो जाएं, ना चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें। आप कल्पना करिए कि अगर इन लोगों ने इंडिपेंडेंट रहने का डिसाइड किया होता, ये लखनऊ रियासत, ये सीधी रियासत, ये कश्मीर रियासत, ये जूनागढ़ रियासत, ये हैदराबाद रियासत, ये भोपाल रियासत, ये ग्वालियर रियासत, ये झांसी रियासत, ऑलमोस्ट जितने जिले हैं आज हिंदुस्तान में, इतनी ही रियासतें थीं। अगर ये सब आजाद होते तो क्या आज हिंदुस्तान का कोई अस्तित्व होता? नहीं होता। तो वो कौन है जिसने इनको एक कर दिया? द आयरन मैन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने इंडिया को पॉलिटिकली यूनिफाई किया था। लेकिन यूनिफिकेशन की कहानी हम लोग नहीं सुन रहे हैं, हम लोग केवल संविधान की चर्चा कर रहे हैं। तो यूनियन क्या मजबूत चीज है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि अगर आप यूनियन के बारे में ये सारी बातें सही कह रहे हो तो फिर अंडमान निकोबार क्या है भैया? लक्षद्वीप क्या है? बताइए भाई साहब। यूनियन टेरिटरीज, संघ शासित प्रदेश, ना कि संघ। क्योंकि संघ की शर्त राज्य सारे अंदर होने चाहिए। तो जो राज्य सीमाओं के बाहर चला जाएगा, क्या उसे राज्य का दर्जा होगा? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए उनको संघ शासित प्रदेश कहते हैं। उनके ऊपर शासन तो संघ का है,
यूनियन का है, इंडिया का है, लेकिन दे आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनियन, इसीलिए उनको यूटी कहते हैं। अब कुछ यूनियन टेरिटरीज अंदर भी हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी, तो उनकी कहानी अलग है, उनके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, इस वजह से हैं वो। यूनियन सबको अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट? आर्टिकल नंबर 1 हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी कर देता है, लेकिन तब जब आप इस शब्द का मतलब अच्छे से समझ लें। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि जैसे ये यूनियन आपको सामने नजर आ रहा है, एक स्टेट हो यहां, फॉरेन स्टेट, या यहां हो, या यहां हो, और बैठे बैठे यूनियन को देखा करता हो कि भारत में कितनी आजादी है, कितना अच्छा सिस्टम है यहां पे, उसका मन ललचाता हो कि हम भी यूनियन में आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टेट यूनियन में शामिल हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनियन में शामिल होने की शर्त ही यही थी, स्टेट शुड बी इन द बाउंड्रीज, सीमाओं के अंदर जो होगा वही राज्य बनेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर ये पॉसिबल होता तो अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी क्यों होता? आई बात समझ में? एक टेक्निकल आंसर तो इसका ये है कि नहीं, नो फॉरेन स्टेट कैन बिकम द पार्ट ऑफ द यूनियन। लेकिन एक इसका सॉल्यूशन है कि क्या कोई स्टेट जिसकी लोकेशन ऐसे हो, यूनियन की सीमा को स्पर्श करता हो, क्या तब वो यूनियन का पार्ट बन सकता है? अगर वो चाहे तो तब बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम गोला थोड़ा बड़ा कर लेंगे, उसको भी समेट लेंगे। ये सिचुएशन हो सकती है। बाकी आपसे कोई पूछे कि ऐसे ये स्टेट्स आ सकते हैं क्या, तो आपका बिल्कुल फ्लैट आंसर होना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं? गोला खराब हो जाएगा भैया। कैसे घुसा देंगे? ये केक है, ये पिज्जा है, इसके अंदर कैसे एक नई स्लाइड घुसा दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। एक पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट, इनको पेट में दर्द है लंबे समय से, ये कह रहे हमको जाना है यूनियन छोड़ के। जाने दें, कोई रास्ता ही नहीं है। यूनियन इज नॉट एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, कोई समझौता नहीं है राज्यों के बीच में। दीज स्टेट्स आर द इंटीग्रल पार्ट। ना अपनी मर्जी से यूनियन में घुस सकते हो, ना अपनी मर्जी से यूनियन को छोड़ के जा सकते हो। ये तो हो गया टेक्निकल आंसर। ऐसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि जाएं छोड़ के, तो कहां गोला खराब करके जाओगे? केक है, कैसे ही इतना अलग करके केक कैसे कंप्लीट हो पाएगा? नहीं जा सकते ना। तो क्या कश्मीर समस्या समझ में आ गई? एक लाइन की कश्मीर समस्या है, जाने दें कश्मीर को। तो ये सेपरेटिस्ट लीडर्स का क्या करें? अलगाववादी नेताओं का क्या करें फिर? अलगाववादी किसे कहते हैं? सेपरेटिस्ट किसे कहते हैं? द पर्सन हैविंग फीलिंग ऑफ द सेपरेटिज्म, जिसके मन में ऐसी भावना हो कि हमको अलग होना है। आपके घर में मान लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि संयुक्त परिवार है, एक भाई की शादी हो गई, सभी भाई मैरिड है, और एक भाई कह रहा है नहीं हमको अलग होना है, अलग रहेंगे। तो ये जो अलग रहने वाला सिद्धांत है, ये सेपरेटिस्ट फीलिंग है। आप अलग नहीं हो सकते। शादी तुम्हारे माँ बाप ने करवाई, पाल पोस के तुमको उन्होंने बड़ा किया, पढ़ाई खर्चा उन्होंने उठाया, नौकरी लगी, रिश्वत उन्होंने दी, अब बीवी आ गई, कह रहे अलग होना है। ये क्या तरीका है? नहीं। तो सेपरेटिस्ट लीडर्स का क्या करें? ये जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, लड़के लेंगे आजादी, भिड़ के लेंगे आजादी, क्या करें इनका? क्या इनकी फिलॉसफी का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान है? ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं, क्या उस रास्ते का कोई संवैधानिक समाधान है? नहीं है।
पाकिस्तान में बनता है प्रधानमंत्री और वो अपने देश में भूखमरी नहीं देख रहा है, वो सबसे पहले कह रहा है कि कश्मीर की समस्या सुलझाएंगे। घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली बुझाने को। तो जब आप संवैधानिक प्रावधान इसका पढ़ते हैं तो आप इनलाइटन होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गीता कुरान पढ़ो ना पढ़ो, संविधान जरूर पढ़ो। कल डॉक्टर अंबेडकर का बर्थडे था, मैंने देखा कि दलित दोस्त मेरे अपने घर में कैंडल जलाए और पूरा मना रहे थे दिवाली। अब पढ़ भी लो एक बार उस आदमी को। पढ़े कुछ नहीं है, बस भिड़े जा रहे हैं अंबेडकर के नाम पे। तो देखो तो उस अंबेडकर के प्रोविजंस क्या हैं, कितने महान प्रोविजंस हैं। अंबेडकर बनो, पूजा मत करो। कश्मीर समस्या क्लियर? तो आपने बताया नहीं सेपरेटिस्ट का क्या करें, मारे पकड़ के जेल में उठा बंद करते हैं, काम खत्म। वही कर रहे। अब अगला पॉइंट समझिए इसी में। एक ये स्टेट है, क्या स्टेट में हम ये कर सकते हैं किसी राज्य की सीमा काट के छोटा कर देना, किसी राज्य की सीमा काट के बड़ी कर देना, किसी राज्य का नाम एस से बदल के ऐसे कर देना, एक नया स्टेट बना देना यहां पे? क्या ये सब कर सकते हैं? अरे हम अपने घर में कुछ भी करें, क्या मतलब किसी से? यूनियन के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, उससे किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और बाहर वाले लोग इस बात की चिंता ना करें कि हम अंदर क्या कर रहे हैं। आगे बात सुन में, आर्टिकल नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल नंबर 2 प्रोविजन करता है इंटरेंस ऑफ द फॉरेन स्टेट्स इन द यूनियन। पहले देख लो इधर, आर्टिकल नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है इंटरेंस ऑफ द फॉरेन स्टेट। तो इंटरेंस कैसे होगा? आगे बात सुन में, संघ में नए राज्यों का प्रवेश, यह है अनुच्छेद 2 और इसका बेस्ट एग्जांपल है सिक्किम। यह भारत का नक्शा दिख रहा आपको, आजादी के समय यह ऐसा ही था और एक राज्य ऐसे हुआ करता था सिक्किम, अलग स्वतंत्र, हमारा हिस्सा ही नहीं था। बौद्धों का शासन था, बौद्ध एम्पायर चलता था, यहां पे लामा होते थे। फिर 1959 में चीन की क्रूर नीतियों ने तिब्बत से दलाई लामा को भगा दिया, सिक्किम भी घबराया, चारों ओर से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ था। ऊपर देखिए चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर पाकिस्तान, तब ये पूर्वी पाकिस्तान था। कहां जाएगा? इसको पल पल अपने अस्तित्व पे खतरा था, लेकिन इसको सुरक्षा की भावना कहां आती थी? भारत के साथ। इसने लगातार रिक्वेस्ट करी, सर आना चाहते हैं। और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई बौद्ध रहता हो तो उसकी फिलॉसफी यही है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ हेवन ड्यू टू द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। तो भारत ने कहा ठीक है, प्रोविजन है हमारे पास ऐसा आर्टिकल नंबर 2 में कि अगर सीमाएं स्पर्श होती हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन पहले सिक्किम को यूनियन टेरिटरी बनाया, चेक किया, लर्निंग लाइसेंस, फिर बढ़िया रहे, अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर हमने ये सीमाएं मिटा दी और आज भारत सिक्किम का अभिन्न अंग है। सिक्किम के अंदर कोई नागरिक, उसको जो राइट्स हैं वही हमको आपको हैं, खत्म। अब ये कहानी ही भूल जाओ, सिक्किम का मतलब इंडिया। और ये महान कार्य हुआ था एक फॉर्मूले से, 3675 रट लो, जैसे गाड़ी का नंबर अपनी याद रखते हो। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, यह भी महान कार्य इंदिरा गांधी का है। तो आर्टिकल 2 का केस भी आपको बता दिया। एंट्रेंस क्लियर। आर्टिकल नंबर 3 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट, द रीबाउंड्री, द रीनेम ऑफ द स्टेट्स इन द यूनियन। संघ के भीतर नए राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या राज्यों के नामों में परिवर्तन जो है ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। सबको अच्छे से क्लियर? मद्रास बन गया तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल बन गया बंगाल, उड़ीसा बन गया ओडिशा, असम बदल गया असोम। ये सारे जो नामों में परिवर्तन हुए हैं ये अनुच्छेद 3 के चलते ही हुए हैं।
अब आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 डील्स विद द पार्लियामेंट्री प्रोसेस, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई काम करना होगा तो वो कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। उदाहरण के तौर पे आर्टिकल 3 में आपने पढ़ा कि नए राज्यों की स्थापना हो सकती है, जैसे तेलंगाना बना। करेगा कौन? पार्लियामेंट। राज्यों का नाम बदला जा सकता है, आपने पढ़ लिया। बदलेगा कौन? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डील्स विद द प्रोसेस। क्लियर हुआ? यह हो गया चौथा अनुच्छेद। और इसी के साथ यह पार्ट खत्म, एकदम फिंगर टिप पे आपके होना चाहिए। आर्टिकल नंबर 1, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि यूनियन की डेफिनेशन मिलती है। आर्टिकल नंबर 2, एंट्रेंस ऑफ द फॉरेन स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 3, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। आर्टिकल नंबर 4, पार्लियामेंट विल द सुप्रीम अथॉरिटी टू हैंडल विद द आर्टिकल नंबर 2 और 3। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ बताया गया है। अनुच्छेद 2 में कोई बाहरी राज्य अगर संघ में प्रवेश करना चाहता है तो उसके प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में संघ के भीतर नए राज्यों की स्थापना, सीमाओं में परिवर्तन या नामों में परिवर्तन की व्यवस्था है। और अनुच्छेद 4 में संसद को यह शक्ति प्रदान करी गई है कि वो राज्यों के मामलों पर अपना अधिकार कायम रखे। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये सब है कहां, राज्यों का नाम कहां लिखा है, राज्यों के संघ में कितने राज्य हैं, क्या राजधानी है, क्या क्षेत्रफल है, क्या राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, ये सब अगर आप देखना चाहते हैं कहां लिखा हुआ है तो आपको पढ़नी पड़ेगी शेड्यूल नंबर 1। जब भी कोई अमेंडमेंट होगा, जब भी कोई संशोधन होगा राज्यों के मामलों पे, तो वो अनुसूची 1 में किया जाता है, क्योंकि संविधान पहले से ही बहुत बड़ा है। अब उसमें ये सब बेसिक बातें भी लिखोगे तो वो कितना मोटा हो जाएगा, यूनिक गाइड हो जाएगा वो। तो इस लिहाज से फिर शेड्यूल्स हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो उधर लिखी जाएंगी। तो अगर कभी किसी राज्य में परिवर्तन हो रहा है, कोई नया राज्य बनाया जा रहा, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य का अस्तित्व खत्म, अब 2 नए राज्य हैं, लद्दाख और द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये आधिकारिक रूप से कहां लिखा गया? शेड्यूल 1, अमेंडमेंटेड बाय आर्टिकल 4, प्रोसेस आर्टिकल 3। क्लियर? जम्मू कश्मीर की कहानी संवैधानिक तरीके से लिखनी होगी तो आप ऐसे लिख देंगे। अच्छे से क्लियर हुआ? तो ये था भाग नंबर 1 पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा, रट गया होगा। कोई डाउट है तो उसकी चर्चा आप कर सकते हैं।